हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी लेक्चरर इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एलटी और लेक्चरर के एग्जाम के लिए। ये जो एमसीक्यू हैं ये पूरे के पूरे सिलेबस पैटर्न पर बेस्ड हैं और जो राइटर आपके एलटी और लेक्चरर में मेंशन है उन्हीं पर ये बेस्ड हैं, इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि ये सभी राइटर्स आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वर्क ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म नाम का जो वर्क था वो किसने लिखा था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, अलेक्जेंडर पोप, टी.एस. इलियट या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पोप इसका सही आंसर होगा। बात करूं अगर मैं अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने की ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म तो लिखा ही लिखा था, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसका नाम तो ऐसे है लेकिन ये है क्या, वास्तव में एक पोएम है। इसके साथ साथ एक और इन्होंने इसी तरीके का वर्क लिखा जिसका नाम है आपका ऐसे ऑन मैन। क्या नाम है? ऐसे ऑन मैन। ये भी अपने आप में एक क्या है, पोएम है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक द डंसियार्ड करके भी इनका एक वर्क है। क्या नाम बताया मैंने? द डंसियार्ड करके भी इनकी एक पोएम है। अलेक्जेंडर पोप का जो डेट ऑफ बर्थ है वो काफ़ी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलेक्जेंडर पोप ये एक ऐसे राइटर है जो कि आपके एलटी के लगातार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हों उत्तराखंड एलटी के। तो 1688 से लेकर के 1744, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं कि 1688 से लेकर के 1744 अलेक्जेंडर पोप का क्या है, लाइफ स्पैन है। बढ़ता हूं अब मैं ऑप्शन नंबर ए यानी आपका मैथ्यू अर्नोल्ड की ओर। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क डोवर बीच के लिए। किसके लिए? डोवर बीच के लिए, जो कि 1867 में आया था। कब आया था? 1867 में आया था। इसके साथ इनकी एक दूसरी पोएम भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसका नाम है आपका सोहराब एंड रुस्तम। क्या नाम है? सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम एंड मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। इसके साथ द स्कॉलर जिप्सी करके भी आप याद रखेंगे, द स्कॉलर जिप्सी, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स में आता है। और बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगर मैं पढ़ूँ, टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। अब टी.एस. इलियट कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, इसका जवाब आप सभी ने मुझे कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपकी कमेंट आपका एज ए रिस्पॉन्स होगा। अभी आप एक काम करिए, वीडियो को आप छोटा करिए, पहले आप लाइक के बटन को प्रेस करिए, फिर आप वीडियो को बड़ा करके आप देख सकते हैं। बात अगर करूँ मैं टी.एस. इलियट की, तो ये कौन सी सेंचुरी से थे आपने बताना है। द वेस्टलैंड नाम का इनका एक वर्क है। क्या नाम बताया मैंने? द वेस्टलैंड। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि ओम नाम का सीडोनिम कौन यूज़ करते थे, तो टी.एस. इलियट के लिए ओम नाम का यूज़ किया जाता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 1888 से लेकर के 1965, 1888 से लेकर के 1965 इनका क्या है, लाइफ स्पैन है। सबसे बड़ी बात यह है, ये एक नोबेल प्राइज़ विनर राइटर हैं और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपके एलटी के खासतौर पर एग्जाम में बनते हैं कि कौन से राइटर को कब नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1948 में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी टेनिसन। टेनिसन की अगर बात करूँ, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही एक फेमस एलिजी के लिए, जिसका नाम है आपका इन मेमोरियम एलिजी। किसने लिखी थी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। मैंने आपको क्या बताया? इन मेमोरियम। इन मेमोरियम नाम की एलिजी किसने लिखी थी? टेनिसन ने लिखी थी। और आपका इन्होंने अल्फ्रेड हेनर की डेथ पे लिखी थी। ठीक है, और अगर बात करूं, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार के एलटी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि जो टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखी थी वो किसकी डेथ पर लिखी थी, तो आर्थर हेनरी हेलम उनका नाम था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करूं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिछली बार के एलटी के एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन टेनिसन से बने हैं। तो जो टेनिसन थे इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये पोएट लॉरियट भी बने थे। और कब बने थे? 1829 में बने थे। कब बने थे? 1829 में। और ये याद रखना है कि जो ये टेनिसन थे ये आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और जहाँ पे इन्हें चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। क्या मिला था? चांसलर्स गोल्ड मेडल करके इनको एक एक वहाँ का जो प्राइज़ होता है वो मिला था, जो कि पोएट्स को मिलता है और बहुत ही रिनोन पोएम को मिलता है, पोएट को मिलता है। तो आपने कुछ बातें जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई, एक तो टेनिसन कैम्ब्रिज से पढ़े, चांसलर्स गोल्ड मेडल इनको मिला है और इनके वर्क टिम्बक्टू के लिए मिला है। किसके लिए? टिम्बक्टू, TIMBUKTU, टिम्बक्टू के लिए इन्हें ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रोट ओड टू इवनिंग। ओड टू इवनिंग नाम का वर्क ये किसने लिखा था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विलियम कॉलिंस, रिचर्ड स्टील, विलियम कॉन्ग्री और जोसेफ एंड्रयूज। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम कॉलिंस ने ओड टू इवनिंग नाम का वर्क लिखा था। ये क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी बन सकता है, जैसे वो आपको 4 के 4 ओड्स किसकी दे देगा? जॉन कीट्स की दे देगा। जैसे आपका जॉन कीट्स की आपको ओड्स आपको पता होंगी, जैसे जॉन कीट्स ने जो फेमस ओड्स लिखी थी जिनमें आपका ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न आता है, ओड टू ऑटोमन, इसके साथ साथ ओड टू नाइटिंगेल करके भी जॉन कीट्स ने क्या लिखी थी? आपका ओड्स लिखी थी। तो आपको ये सारी ओड के नाम देके आपसे बोल देगा कि इनमें से कौन सा ओड जॉन कीट्स का नहीं है और
और वहाँ पे आपको ओड टू इवनिंग का ऑप्शन दिया होगा, तो वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ओड टू इवनिंग जॉन किट्स ने नहीं लिखा है, वो किसने लिखा है, विलियम कॉलिंस ने लिखा है। बात अगर मैं करूँ अदर 3 ऑप्शंस की, तो जिसमें रिचर्ड स्टील, विलियम कॉनग्रीव और जॉन एंड्रूज, यानी तो जो इसमें जोसेफ एंड्रूज हैं वो अलग हैं, लेकिन रिचर्ड स्टील और विलियम कॉन्ग्री में एक बात कॉमन है कि ये दोनों किट कैट क्लब के मेंबर हैं। किस क्लब के? किट कैट क्लब के मेंबर हैं, ठीक है, KIT, इसको आपने ध्यान रखना है कि जोसेफ एंड्रूज रिचर्ड स्टील और विलियम कॉन्ग्री ये दोनों किट कैट क्लब के क्या हैं, मेंबर हैं। रिचर्ड स्टील जो कि आपके 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर हैं, इसके साथ साथ विलियम कॉन्ग्रीव कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए जाने जाते हैं। ये बात आपको पता होगी कि कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए कौन जाने जाते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव। रिचर्ड स्टील 18th सेंचुरी के राइटर हैं। अब विलियम कॉन्ग्रीव कौन सी सेंचुरी से हैं, ये आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। बात करूँ अगर मैं जोसेफ एंड्रूज की, तो जोसेफ एंड्रूज अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं, इसका नाम आपका क्या, पामिला के लिए कौन जाने जाते हैं, आपके जोसेफ एंड्रूज जाने जाते हैं पामिला के लिए, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हु डिक्लाइन हिज पोएट लॉर्डशिप इन 1751, यानी किस राइटर ने अपनी पोएट लॉर्डशिप को मना कर दिया था 1751 में। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस ग्रे, जॉन ड्राइडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस ग्रे वो राइटर थे जिन्होंने पोएट लॉर्डशिप को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। कब? 1751 में। बात अगर करूं थॉमस ग्रे की, तो इनका एक ही फेमस वर्क है जो कि आपने अक्सर सुना होगा, जो कि एक एलिजी है जिसका पूरा नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यही आपने इनका वर्क याद रखना है, किसका, थॉमस ग्रे का। और दूसरी बारी आपका 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। बात करूँ ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉल्टर स्कॉट की, जिसे आप लोग फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल किसे कहा जाता है? वॉल्टर स्कॉट को कहा जाता है। अगर बात करूँ मैं वॉल्टर स्कॉट की, तो वॉल्टर स्कॉट जो थे, जो कि हिस्टोरिकल नोवेल के लिए जाने जाते हैं, और जो भी हिस्टोरिकल नोवेल लिखते हैं उन्हें हम लोग वेवरले नोवेल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम बताया मैंने आपको? वेवरले नोवेल्स, ठीक है। और जो वेवरले नोवेल है, ये इस नाम की इनकी एक नोवेल भी आई थी, किसकी? वॉल्टर स्कॉट की, वेवरले करके। ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो उनकी वेवरले नोवेल थी, ये आई कब थी, इसको भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने बस ध्यान रखना है कि वेवरले नोवेल नाम से किसके नोवेल को जाना जाता है? वॉल्टर स्कॉट के नोवेल को जाना जाता है। 1814 में ये नोवेल आई थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉल्टर स्कॉट कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वॉल्टर स्कॉट आपके 19th सेंचुरी से बिलोंग करेंगे, इस बात के बावजूद भी कि इनका लाइफ स्पैन 18th सेंचुरी में ही खत्म हो जाता है। बढ़ता हुआ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बचा है। जॉन ड्राइडन के बारे में एक फैक्ट आपने याद रखना है, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, किन्हें? जॉन ड्राइडन को। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT में पूछा जा चुका है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड या A and B बोथ? इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम लोग फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से जानते हैं। अगर बात करूं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो ये कौन सी एज के हैं? आपके विक्टोरियन एज से आपके बिलोंग करते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब। और ये पोएट थे, प्लेराइट थे, इसके साथ साथ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना जाता है। तो 1812 से लेकर के 1889 इसका लाइफ स्पैम है। 1812 से लेकर के 1889, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये राइटर ऐसे हैं जो कि LT के एग्ज़ाम में लगातार ही पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, जिसका नाम आपका द रिंग एंड द बुक नाम की इनका एक पोइट्री कलेक्शन है, द रिंग एंड द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, वो आपका टेनिसन साहब। टेनिसन साहब के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो टेनिसन है ये इन मेमोरियम के लिए जाने जाते हैं, जो कि इनके एक एलिजी है। और 1829 में ये क्या बने थे? आपका पोएट लॉरेट बने थे। इसके साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े और चांसलर गोल्ड मेडल इन्हें मिला है। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर बात की जाए, तो मैथ्यू अर्नोल्ड कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है। और डोवर बीच नाम की इन्होंने पोएम लिखी है, 1867 में इन्होंने वो पोएम लिखी थी। इसके साथ सोराब एंड रुस्तम करके भी इनके बहुत ही फेमस पोएम है। मैथ्यू अर्नोल्ड की सेंचुरी आपने मुझे बतानी है, और A and B तो इसका होगा नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B आपको बताया गया है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच राइटर ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है जो पुराने, जो आपके कैटलॉग्स होते हैं, जो पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, उनको इकट्ठा करने का जो शौक रखता है, उसे हम लोग एंटीक्वेरियन बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में हम लोग इसको पुरातात्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक, यानी जो पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अलेक्जेंडर पोप, चार्ल्स लैम्ब,
एमिली डिकिंसन या जॉन डन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एलटी और लेक्चरर बोथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका सही आंसर है चार्ल्स लैम्ब। आपका एक एंटीक्वेरियन थे, यानी ये क्या थे, आपका पुरातत्वविद थे। तो चार्ल्स लैम्ब इसका सही आंसर है। बात करूँ चार्ल्स लैम्ब की, तो ये एक एसिस्ट थे, इसके साथ साथ पोएट थे, लेकिन ये प्रोज वर्क बहुत कम लिखते थे। और ऐसे और पोएट जो इनके दो जॉनर थे, एक तो ऐसे और दूसरा ही पोएट्री लिखा करते थे। चार्ल्स लैम्ब को हम लोग कोई आपको पता है कि इन्होंने एक तो इलिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, ELIA इलिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जो आपको पता होगा, ऐसे ऑफ इलिया। क्या? ऐसे ऑफ इलिया, जो उन्होंने अपनी सिस्टर इलिया के साथ मिलकर लिखा था, ठीक है। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर करके भी इनका एक बहुत फेमस वर्क है। बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी एमिली डिकिंसन की ओर। एमिली डिकिंसन एक आपकी अमेरिकन राइटर हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट आपकी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो एक बहुत ही फेमस वर्क है वो आपका सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। यही इनका फेमस वर्क है, जो अगर पूछा जाएगा तो यही वर्क पूछा जाएगा, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। बात करूँ जॉन डन साहब की, तो इनको जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। कैसे पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन साहब। इनका आपको लाइफ स्वयं याद रखना है, 1572 से लेकर के 1631 ये इनका लाइफ स्वयं है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस लिखी थी पोएम जिसका नाम है आपका द फ्ली। द फ्ली पोएम इन्होंने लिखी थी, जिसमें आपका लव के बारे में बताया गया है, प्यार के बारे में जिसमें बताया गया है। द फ्ली, FLEA, द फ्ली करके इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करें कैसी आपको वीडियो लग रही है। इस हिसाब से मैं डेली इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से करें या फेसबुक के माध्यम से करें।